नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। कई सारी रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। वैसे तो देखिए, चुनाव बिहार विधानसभा के हो रहे हैं, लेकिन हलचल उत्तर प्रदेश में मची थी, बहुत ज़्यादा मची थी, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के कुछ सहयोगी दल हैं जो बिहार में अपनी दावेदारी करते हैं और कहते हैं कि उनका वोट बैंक है और वो वहाँ पर गठबंधन में सीट चाहते हैं। अब सीट तो मिली नहीं, निराश हो गए, लेकिन ताल उन्होंने भरपूर ठोकी थी, इसमें कोई कमी नहीं रखी। बिहार में जाकर रैलियां भी करते रहे और दावेदारी करते रहे कि बीजेपी को गठबंधन में उनको सीट देनी चाहिए। अब जब नामांकन खत्म हो गया तब पता चला कि यूपी वाले नेताजी तो सब जीरो पे पहुंच गए। बिहार में सुभाषपा और निषाद दल दोनों सीट मांग रहे थे, रोज बयान देकर दबाव बना रहे थे और चर्चा भी चली कि सुभाषपा 5 सीट तो लेके मानेगी, निषाद पार्टी को भी 2-3 सीटें चाहिए, लेकिन कोई दबाव काम नहीं आया। हालांकि इस दबाव में उन्होंने अपना दल को भी शामिल कर रखा था कि हमारे साथ आशीष पटेल भी हैं, लेकिन जब खुदा ही नहीं मिला तो सनम का क्या करेंगे। और ना घर के रहे ना घाट के रहे। आज बिहार में इलेक्शन हो रहा है, निषाद पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो 129 सीट पे उतार देंगे अगर हमको गठबंधन नहीं करोगे। फिर जब गठबंधन नहीं हुआ, नामांकन पूरा हो गया, तो फिर आखिरी दौर में उन्होंने 43-45 पे अपना विधायक के लिए लड़ाने का ऐलान कर दिया, सूची जारी कर दी। अब उसमें कितना नामांकन हुआ, कितने लड़ेंगे, ये आंकड़ा अभी आना शेष है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली की जो बीजेपी है उसने यूपी के जो उनके सहयोगी दल हैं उनको बिहार चुनाव में जरा भी भाव नहीं दिया, जबकि तमाम बयानबाजियां चल रही थी और तमाम ये दबाव बनाए जा रहे थे कि हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक है, नीतीश की सरकार हमारे बिना नहीं बन पाएगी। लेकिन जब गठबंधन में को सीटें नहीं मिली तो इतनी बड़ी बेइज्जती कराकर इतना शोर मचाने का क्या फायदा हुआ। रात भर बीमार पड़ गए, बीजेपी ने उनका पूरा इलाज कराया, ब्रजेश पाठक उनको भर्ती कराने ले गए, मुख्यमंत्री ने उनको पूरा जाके अस्पताल में हाल चाल लिया, ट्रीटमेंट की व्यवस्था देखी। तो इलाज में तो सहयोग किया, लेकिन सियासत में वो दूसरे राज्य में खड़े हो पाए, इसके लिए उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। अब राजभर ने अपने बेटों को लगाकर भाई कुछ संभावना खोजो, कुछ उम्मीदवार खोजो, लड़ाना तो है ही है। उधर मछली मंत्री तो एकदम हाथ पैर छोड़ दिया उन्होंने, बैठ गए निषाद की अब चलो जो हुआ हो गया। बहुत कहते हैं ना कि सियासत में बयान इसलिए दिए जाते हैं कि थोड़ा दबाव बने, उसको कुछ लोग गीदड़ भपकी भी कहते हैं। लेकिन जब रिजल्ट में कुछ नहीं आता तो आप ये कह सकते हैं कि बड़े बेआबरू हो गए। अब यही हाल बिहार में उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों का हुआ है। यूपी में वो सरकार में है, मंत्री में है, बीजेपी ने कुछ दिया नहीं, विद्रोह कर नहीं सकते। बिहार में चाहे जितना झंडा गाड़ने की बात करें, लेकिन यहाँ पर तो आपको कलेजे पर पत्थर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ सत्ता से चले गए तो फिर भाई जो मूल है वही गंवा देवो, तो फिर तुम्हें ब्याज तो बात की बात है। वो तो बिहार उहार तो अगल बगल के राज्य ब्याज में है, वहाँ मिल जाए तो आपकी किस्मत है, लेकिन मूल पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसीलिए समझदारी दिखाते हुए राजभर तो खैर बीमार हैं, बीमारी का उनके पास एक बहाना है, और संजय निषाद गायब हो गए। जैसे मछली पानी में डुबकी मार लेती है, वैसे संजय निषाद ने भी मार लिया। आदमी कई बार जल्दबाजी में बड़े बड़े दावे करके पहले आगे बढ़ जाता है, फिर कदम पीछे खींचने में उसको तकलीफ होती है, समस्या होती है। तो लोक लाज बचाने के लिए
फिर कुछ वाया रास्ता, किनारे का रास्ता तलाशना पड़ता है। और ओम प्रकाश राजभर अब उसी लोकलाज की खातिर कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। अब एक बहुत रोचक खबर है और ब्यूरोक्रेसी में उस अफसर का काफी नाम भी है। बात सबको पानी पिलाने वाले महकमे की है, जिसमें एक साहब गए लेकिन वो खुद पानी पानी होकर लौटना पड़ा उनको। आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में एक विभाग है जो ये कहता है कि हम नल से हर घर में जल पहुंचाएंगे। उस विभाग में एक ज़माने में बड़ी तरलता रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो मिशन पूरा होने लगा। वहाँ पर अब वो दौर नहीं रहा कि कोई अधिकारी जाए और भरपूर स्नान करके वापस लौटे। जल निगम के एमडी हैं राजशेखर। राजशेखर को अनुराग श्रीवास्तव जो प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले जल जीवन मिशन का ईडी का चार्ज दिया था। यानी कि राजशेखर के पास दोहरा चार्ज आ गया था। अब अचानक से राजशेखर को संट कर दिया गया। जल जीवन मिशन के ईडी पद से सरकार ने उनको हटा दिया है। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन जो है उसका 95% काम पूरा हो चुका है। योजना अपने एकदम अंतिम समय में है और योजना जब पूरी हो जाती है तो खजाना खाली हो जाता है। तो राजशेखर की तैनाती एकदम आखिरी वक्त में ईडी के पद पर हुई। कटोरा खाली था, थोड़ा बहुत साफ सूफ करके जो कुछ था वो चिकनाई भी खत्म हो गई, निपट गया बजट। ज़्यादा हाथ पैर चलाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो जब ज़्यादा नया कुछ नहीं कर पाते अधिकारी तो वो कुछ पुराने जख्मों को कुरोदने लगते हैं। जल जीवन मिशन में ईडी के रूप में काम कर रहे राजशेखर काफ़ी विवादों में आ गए थे, कुछ अपने चहेते लोगों को वहाँ बैठाने को लेकर। इसीलिए सरकार ने उनको मिशन के ईडी के पद से मात्र 6 महीने के भीतर हटा दिया है। ये मामला बड़ा गुपचुप रहा, सुर्खियां नहीं बनने पाया ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन इसको काफ़ी सख्त कार्रवाई के तौर पर माना जा रहा है, देखा जा रहा है। क्योंकि राजशेखर एक सीनियर अफसर हैं, लखनऊ के डीएम रहे हैं, कानपुर के कमिश्नर भी रहे हैं और सेक्रेटरी लेवल में हैं। उनकी जगह प्रभास कुमार को जल जीवन मिशन का नया ईडी बनाया गया है। वो विशेष सचिव के तौर पर वहाँ काम कर रहे थे। तो राजशेखर की कार्यशैली पहली बार विवादों में आई है। हालांकि एक बार एक कानपुर के मामले में काफ़ी वो चर्चा में आए थे, लेकिन उस मामले पर बाद में पर्दा डाल दिया गया। बताया जाता है कि राजशेखर की वजह से मिशन में काफ़ी तनातनी का मामला चलने लगा था। मुख्यमंत्री और मंत्री के आदेशों पर भी उन्होंने अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया था। प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव द्वारा इस मामले में कई बार उनसे सवाल जवाब भी किया गया था। विभाग की गाड़ी पटरी से उतर रही थी, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची है, जिसको बाद राजशेखर को ईडी पद से हटा दिया गया है। राजशेखर के मामले में कहा यह भी जा रहा है कि मामला इतना बिगड़ गया है कि ये लड़ाई खाली पद से हटाने भर तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई चरित्र पंजिका तक जा सकती है और इसका उन्हें लंबे समय तक खामियाजा भोगना पड़ सकता है। इधर कुछ समय में देखा गया कि अफसर कुछ ज़्यादा मनमानी करने लगे, अपने सीनियर अफसरों और मिनिस्टरों को भी इग्नोर करने लगे। इसके चलते पहले भी कई मंत्रियों ने भी अपने अफसरों के खिलाफ उनकी चरित्र पंजिका में सीआर रिपोर्ट में उनके नंबर कम कर दिए। राजशेखर भी उसी लाइन और परिपाटी पर चल रहे थे। सरकार की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना में अगर दाग लगेगा और ऐसे वक्त में लगेगा जब वो योजना पूरी हो गई है, तो इसका मैसेज सामाजिक रूप से अच्छा नहीं जाता है। अफसरों की अड़ंगेबाजी सरकार के लिए बदनामी का कारण नहीं बननी चाहिए और राजशेखर के मामले में इस बार सरकार ने यह साफ कर दिया है। आज हम उत्तर प्रदेश की सियासत में दबंग और बाहुबली छवि के इन नेताओं की
जो वाहन प्रेम है, लग्जरी प्रेम है, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। आज ये कहा जाता है कि जिस नेता के पास जितना हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी हो, गनर हो, जितनी अच्छी गाड़ियां हो, वो उसका भौकाल उतना टाइट रहता है, वो उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। और इस भौकाल को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जनता में मैसेज देने के लिए नेता भी बड़ी बड़ी लग्जरी करोड़ों की गाड़ियां खरीदते हैं और उनके नंबर भी वो वीआईपी रखते हैं। ज़्यादातर तो नेताओं के पास आप देखेंगे काली रंग की गाड़ियां होती हैं। बृजभूषण के पास सफ़ेद रंग की गाड़ियों के शौकीन हैं, लेकिन बाकी जो नाम है वो सब ब्लैक रंग की गाड़ियां लेते हैं, करोड़ों अरबों की गाड़ियां लेते हैं। लेकिन ये मामला तब चर्चा में आया जब धनंजय सिंह ने एक साथ 4 करोड़ की 2 गाड़ियां खरीदी, वेलफायर और लैंड क्रूजर। एक की कीमत है 2.5 करोड़ रुपया, एक की कीमत है 1.5 करोड़ रुपया। धनंजय सिंह पूर्वांचल में एक बड़े बाहुबली नेता के तौर पर चर्चित रहे हैं। वो विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। उनकी पत्नी इस समय जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। धनंजय सिंह भी एक विशेष तौर से नंबर है उनका शौक रखते हैं, 9777। ये जो 9777 का नंबर है, ये धनंजय सिंह की एक पहचान है। और ऐसा बताया जाता है कि लखनऊ के एक ज्योतिष की सलाह पर उन्होंने ये नंबर हमेशा लिए हैं। उनकी सभी गाड़ियों पर ये नंबर आप देख सकते हैं, 9777 का। इस मामले में धनंजय कोई अकेले नहीं है। उनके कट्टर दुश्मन माने जाने वाले अभय सिंह, जो अयोध्या से विधायक हैं, वो भी गाड़ियों का एक लंबा काफिला लेकर चलते हैं, शौकीन हैं। और उनके भी काफिले में जो गाड़ियों का नंबर है वो 7273 उनका फेवरेट है। धनंजय सिंह 9777, अभय सिंह 7273। ये 2 बड़े बाहुबली नेता हैं जिनके पास काली गाड़ियां रहती हैं। ये जो लोग हैं ये सिर्फ काली गाड़ी ही खरीदते हैं। और दोनों के पास लैंड क्रूजर भी है, और आजकल वो एक वेलफायर चल रही है, वो है डिफेंडर चल रही है, वो है। ये सब गाड़ियां हैं जो 1-1, 1.5, 2-2 करोड़ की आती हैं। अभय सिंह के साथ ही गाड़ी के शौकीनों में राजा भैया का भी नाम है। और राजा भैया 0001 नंबर, यानी कि 1 नंबर की गाड़ी रखते हैं। और उनकी गाड़ियों के रंग सफ़ेद भी होते हैं, सिल्वर भी होते हैं। उनकी काली कम रखते हैं वो, लेकिन और हर रंग की गाड़ी वो रखते हैं। इधर ये देखा गया है कि जितने बड़े नाम हैं उनके सबके पास लैंड क्रूजर है। भौकाली नेताओं में बृजभूषण शरण सिंह भी हैं, जिनके पास सफ़ेद रंग की गाड़ियां होती हैं। आप उनके पास लाइन से देख सकते हैं, उनके पास भी वेलफायर है और लैंड क्रूजर है, जो इस समय की सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ियों में से है। डिफेंडर तो बहुत छोटी हो गई हैं। दर्जनों गाड़ियां, एक एक नहीं, नेताओं के पास मौजूद हैं। बृजभूषण शरण सिंह के पास तो 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ी होंगी, जो उनकी गैराज में लाइन से खड़ी रहती हैं। मज़ेदार बात यह है कि ये जो बाहुबली हैं, ये जो गाड़ियों के शौकीन हैं, ये नंबरों के जो शौकीन हैं, ये सब क्षत्रिय समाज के इस समय बाहुबली नेता हैं। और चर्चा में वो इसीलिए आ गए कि जब धनंजय सिंह ने 4 करोड़ की 2 गाड़ी खरीदी, तो जिसके पास पैसा आता है, जो नेता मजबूत है, वो फिर मजबूत और लग्जरी और करोड़ों की गाड़ियों से भी चलता है। ये भी उसकी एक मजबूती का पहचान है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर आप टूटही गाड़ी से गांव में जाओगे प्रचार करने, नेता चाहे जितना बड़ा हो, तो जनता आपको भाव भी नहीं देती है। तो कुछ नेताओं की मजबूरी भी है कि 8-10 गनर और गाड़ियों का काफिला लग्जरी 4-6 एक रंग की हो, चाहे सफ़ेद चाहे काली, और नंबर एक जैसा, ये आपको हिट बनाता है। ये आपको बनाता है कि आप नंबर 1 है, चैंपियन हैं, और आप बाहुबली हैं, और आपके साथ जुड़ने में हमें भी मज़ा आ रहा है। तो ये ग्लैमर की एक सियासत भी है जो आकर्षण पैदा करती है नौजवानों में, वोटरों में और अपने क्षेत्र में। एक एक आदमी तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 डिफेंडर एक साथ खरीदे हैं। उनके पास अथाह पैसा है। अब सियासत से कमाई होती है कि व्यापार से होती है कि ज़मीन जायदाद से होती है, ये तो जांच करे सरकार, वो जाने। लेकिन दबंग छवि के लिए
लग्जरी गाड़ी और लग्जरी नंबर, यानी कि वीआईपी गाड़ी और वीआईपी नंबर होना जरूरी है। अब हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जो घोटाले से पहले घोटाले की साजिश से जुड़ी हुई है, यानी कि अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐसा ही एक मामला इस समय कृषि विभाग में चल रहा है, जहां उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई का सीजन है और सरकार बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं के बीज सेंटरों पर सप्लाई करती है, जहां से किसान उन बीजों को खरीदता है। लेकिन सरकार गेहूं बीज खरीदने के लिए कुछ संस्थाओं को ही अधिकृत करती है। अब इन्हीं संस्थाओं को अधिकृत करने में, लक्ष्य निर्धारित करने में ही खेल होता है। आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा घोटाला कर दिया गया है यूपी के कृषि विभाग में। कृषि विभाग में जिन संस्थाओं को लक्ष्य दिया गया है, उसमें एक संस्था ऐसी है जिसको 1 लाख कुंटल का सबसे ज़्यादा लक्ष्य दिया गया है। वो दिल्ली की संस्था है, उपक्रम है भारत सरकार का। वो बीज का काम भी नहीं करती है, लेकिन इसलिए दे दिया गया कि भाई सब्सिडी 50% है। अगर मान लो 100 करोड़ का माल सप्लाई होता है तो 50 करोड़ रुपया सरकार उस पर सब्सिडी देती, किसानों के नाम पर छूट देती है। तो उस 50 करोड़ में अगर बाहर की संस्था रहेगी तो वो ज़्यादा आपको भिगोएगी, और अगर यूपी की संस्थाओं को दे दोगे तो भाई ये हो सकता कुछ भी ना दे। तो ये एक बड़ा खेल हुआ है उत्तर प्रदेश में बीज खरीद का लक्ष्य आवंटन करने में। आपको बता दें कि जो दिल्ली की संस्था है उसकी प्रदेश में कोई कार्यालय नहीं है, उसके पास 2-4 आदमी से ज़्यादा नहीं है। उसके बावजूद वो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कैसे सप्लाई करेगी, कैसे बीज बांटेगी, ये अपने आप में बड़ा चमत्कारिक काम हुआ है। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि जो प्रदेश की संस्थाएं हैं, जिसमें यूपी की पीसीएफ संस्था है, वो बीज बांटती है। कृषि विभाग का खुद का अपना एक निगम है, बीज निगम, वो बीज बांटता है। और किसी को 25,000, किसी को 30,000, इस तरह से लक्ष्य दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार की संस्था है HIAL, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, उसको 1 लाख कुंतल बीज की सप्लाई का लक्ष्य दिया गया है। आज की तारीख में जो सरकार बीज खरीद रही है इन संस्थाओं से, वो 46 रुपया किलो खरीद रही है। किसान को वो बीज 23 रुपये में पड़ेगा। किसान कहेगा हमें तो सस्ता मिला बीज है, 23 रुपये में मिल गया, हमें मिल गया, चाहे घोटाला हो घपला हो, हमें क्या, हम अपना लेके जाए रहे हैं। लेकिन भारत सरकार जो सब्सिडी देगी 23 रुपया, उसमें फिर उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के अफसर मोटे हो जाएंगे, फूलेंगे, खाएंगे, पिएंगे। तो जो छूट किसान के नाम पर सरकार एजेंसियों को दे रही है, उस छूट में ही खेल है। जब संस्थाएं बाहर की होंगी और ज़्यादा बड़ी मात्रा में, भाई यूपी की संस्था 25,000 देगी, दिल्ली की संस्था 1 लाख देगी, तो बाहर की संस्थाओं में कमीशन खोरी के अवसर ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए उनको ज़्यादा दिया जा रहा है। यूपी की संस्था 1 रुपया नहीं देगी। मज़ेदार बात यह है कि HIAL जो संस्था को 1 लाख कुंटल गेहूं बीज सप्लाई का ऑर्डर दिया गया है, वो उसका नाम है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़ा मकोड़ा मारने वाली कंपनी, जो अभी तक कीड़ा मकोड़ा मारने वाली, छिड़काव करने वाली डिबिया और कहा जाए लिक्विड बेचती थी, उससे ये गेहूं का बीज ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो उपक्रम है और वो बीज देगा तो वो और भी कुछ देगा उसके साथ, सब्सिडी वाले माल में। आप हैरत में पड़ेंगे कि कीटनाशक बनाने वाली, सप्लाई देने वाली बीज कैसे सप्लाई दे देगी? क्या उसके पास अथॉरिटी है? और कोई ये बच्चों वाला काम नहीं हुआ है। सूर्य प्रताप शाही पिछले 9 साल से उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री हैं। उनकी इच्छा के बिना कृषि विभाग में कोई पत्ता नहीं हिलता। चपरासी से लेकर प्रमुख सचिव तक का नाम तक वो जानते हैं। कहाँ से कितना खैचम खैच हो सकती है ये भी उनको पता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश बीज निगम, सहकारिता विभाग, कृभको को कम आवंटन का लक्ष्य देना और दिल्ली की एक संस्था हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड को 1 लाख कुंटल का लक्ष्य देना क्या बताता है? कि घोटाले की पूरी
तैयारी है और बीज सप्लाई के बहाने सरकार के खजाने की सफाई करने की तैयारी है। सरकार किसानों के नाम पर, उनकी आय बढ़ाने के नाम पर यह सब्सिडी दे रही है, किसानों को सहूलियत देने के नाम पर 50% छूट दे रही है, और उस छूट का माल में अगर डकैती चल रही है, हिस्सेदारी चल रही है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कंपनियां किस तरह से गोलमाल कर रही हैं कृषि विभाग के अफसरों के साथ मिलकर, इस पर अगर तुरंत कार्रवाई हो जाए तो सरकार का करोड़ों रुपया बच सकता है। ये ईमानदारी का चोला ओढ़कर पहनकर बैठने वाले लोग, जिन्होंने खाद की काला बाजारी में लोगों को लाठियां दे दी, खाद लोगों को मिली नहीं, कृषि मंत्री रोज बयान देते रहे, छापे मारते रहे, लेकिन डीएपी यूरिया का जो संकट रहा उसको दूर नहीं करा पाए। अब एक नए घोटाले की तैयारी हो रही है जो आपके सामने है। खाद के बाद बीज का नंबर है, करोड़ों अरबों को डकारने की नंबर है, और इस तरह से उत्तर प्रदेश में किसानों का भला कर रहा है विभाग। पारदर्शिता, जीरो टॉलरेंस, ये सब जो बातें हैं ये कब लागू होंगी, कब दिखाई पड़ेंगी। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आज हम आपको साहित्य की उन लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे जिनको हम अपना रहनुमा समझते हैं, जिनको हम ये समझते हैं कि ये किसानों के भले के लिए, समाज के भले के लिए काम करने के लिए आए हैं। लेकिन जब कलाई खुलती है, जब नज़दीक जाइए तो मामला उसके विपरीत मिलता है। तो सुनिएगा, इसी अंतर को दर्शाते हुए ये लाइनें हैं कि जो हमसे दूर हैं हमको चमत्कारी समझते हैं, मगर जो पास हैं वो सारी अदाकारी समझते हैं। अमीरों ने तो बस शीशे चढ़ाए हैं गरीबों पर, अजब ये है कि वो भी इसको समझदारी समझते हैं, और इजाज़त है नहीं हमको कि हम भी हक मांग पाएं अपना, वो हक की बात करने को भी गद्दारी समझते हैं। नमस्कार।